हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट 2023 को मिशन में लेके क्लास 11th का बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड का कुछ क्वेश्चन। नीट 2022 हो चुका है और इस बार का कटअप हमको लगता है कि 620 के राउंड जाएगा। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जिन लोगों को नहीं लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा वो लोग फिर से फिर जाइए। तो ऐसी चीज़ को ही देखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग और फिर से फिर जाएंगे अगर जिन लोगों का नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए। तो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और उसी का आज मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया था 2013 में। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन एक सही स्टेटमेंट नहीं है। पहला बात बोला है कि हर्बेरियम हाउस कंटेन्स ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस। ये बात बिल्कुल सही है। हर्बेरियम के अंदर प्लांट को स्टोर करते हैं और प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं। और कैसे? तो उसको ड्राई करके, उसको प्रेस करके और उसको प्रिजर्व करके, मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट लेके आए, उसको ड्राई किए, उसको प्रेस किए और फिर उसको प्रिजर्व करके थिन शीट पर रखते हैं। हर्बेरियम का एक और क्वेश्चन कभी का पूछा हुआ है, हर्बेरियम का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। कमेंट करके बताइएगा हर्बेरियम का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। दैट इज हम फिर बता देते हैं 29 सेंटीमीटर इंटू 41 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। अगला ये बात तो सही है, हर्बेरियम में प्लांट को स्टोर करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं, ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व करके। फिर अगला ऑप्शन बोला है कि बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को स्टोर करते हैं फॉर रेफरेंस एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल बात सही है। हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व करके, बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को, ये बात भी सही है। हमसे पूछ रहा है कौन बात गलती है, तो 1 और 2 तो सही है। तीसरा बात बोलता है कि म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। गलती बात है, म्यूजियम में फोटोग्राफ नहीं होता है, म्यूजियम में उसका स्पेसिमेन, बोलिए कि मरा हुआ। लिविंग यहाँ पे बोला है फोटोग्राफ होता है प्लांट एनिमल्स का, नहीं। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल होते हैं लेकिन उसका फोटोग्राफ नहीं, उसका स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखा जाता है। अगर बोलिए कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में स्पेसिमेंस को ड्राई भी रखा जा सकता है। स्पेसिमेंस कैन आल्सो बी प्रिजर्व ड्राई। बोलता है एनसीईआरटी लिख रहा है कि इन म्यूजियम्स स्पेसिमेंस आर स्टोर्ड in a container or jar in preservative solutions. Specimens can also be preserved dry. एक जगह और लिखता है कि इंसेक्ट कैन बी स्टोर्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में स्टोर करेंगे आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। अगर बड़ा जानवर का बात किया जाए तो लार्ज एनिमल्स स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पे बोला है कि म्यूजियम में फोटोग्राफ रखते हैं, नहीं, म्यूजियम में फोटोग्राफ नहीं रखते हैं, स्पेसिमेंस को ही, प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस को ही प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। और हमसे गलत ही पूछा जा रहा था कि कौन स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर भी ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। बोलता है की इज द टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। बिल्कुल सही बात है कि की सबसे सुपर लेवल का क्लासिफिकेशन करने का चीज है। बोलिए कि जब क्लासिफिकेशन का क्लाइमेक्स है की, तो ये बात सही है। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सजीव को परिभाषित करने वाला गुण है। इनमें से कौन सजीव को परिभाषित करने वाला गुण है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है ग्रोथ। तो ग्रोथ कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो। निर्जीव चीज भी बढ़ते हैं, जैसे माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड मोल्ड्स, ये सब चीज भी बढ़ते हैं। हालांकि लिविंग बीइंग में ग्रोथ इनसाइड से होता है, लिविंग बीइंग ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। नॉन लिविंग बीइंग में ग्रोथ बाहर से होता है। ड्यू टू, जैसे मान लीजिए पहाड़ पर है तो क्योंकि उस पर डस्ट पार्टिकल्स, धूल इधर उधर कुछ कुछ आके जम रहा है, तो इस कारण से उसका ऊपर का हाइट बढ़ रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इन मास, but that growth is due to the accumulation of materials on the surface. This is external growth. non living object में external growth होता है, living being में internal growth होता है। तो हम ग्रोथ को पक्का डिफाइनिंग कैरेक्टर के रूप में नहीं ले सकते हैं लिविंग बीइंग का, जब तक कि कंडीशन दिया हुआ नहीं रहे कि ग्रोथ इनसाइड से हो रहा है कि ग्रोथ आउटसाइड से हो रहा है। तो ग्रोथ तो कैरेक्टर है, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर पक्का नहीं होगा जब तक कि कंडीशन दिया हुआ नहीं रहे। अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन बोला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कौन चीज को बोलते हैं, तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी सबको कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। The sum of all the chemical reactions occurring simultaneously inside a living organism is called metabolism. मतलब सजीव के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, सबसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिसका कोई अपवाद नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तीसरा ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्शन। बोलता है रिप्रोडक्शन क्या कैरेक्टर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बिल्कुल रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होगा, लेकिन इसका भी अपवाद है। जैसे म्यूल, जिसको खच्चर बोलते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, दे आर स्टेराइल।
हम लोगों के समाज में भी कुछ ऐसे कपल्स होते हैं, कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, उनको ऐसा नहीं बोलेंगे कि चाचा जी यू आर नॉट लिविंग, आंटी यू आर नॉट लिविंग, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन या फिर वर्कर भी, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो रिप्रोडक्शन कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, लेकिन पक्का डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग बीइंग का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति, बाहरी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मेरा हाथ अगर आग पे गर्म पेपर गया तो हम फट से खींचेंगे, तो आग दैट इज बाहरी स्टिमुली और उसके प्रति रिस्पॉन्स मेरा कि खींच लिए। गर्मी आए तो पसीना शरीर छूने लगा, मतलब शरीर समझ रहा है कि गर्मी है तो पसीना निकाल रहा है बाई रिस्पॉन्ड, दैट इज द रिस्पॉन्ड। लेकिन इसका भी अपवाद है। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है कि बाहरी उद्दीपन के प्रति सजीव प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है। बोलिएगा क्या से? तो एक पर्सन जो कि कोमा में है, वह ब्रेन डेड है, उसको हम वेंटिलेशन पे रखे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में वह पर्सन के ऊपर हम बजा के सांप भी छोड़ देंगे तो वो नागिन डांस नहीं करने लगेगा, वो नहीं समझ सकता है चीज़ों को, तो उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसके ऊपर सांप आ जाए, उसके ऊपर आग आ जाए, वो नहीं भाग के चलेगा। तो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन इसका भी अपवाद है। दैट इज ए पर्सन लाइंग इन कोमा वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, बोलिए कि ही इज अदरवाइज ब्रेन डेड, ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। बाहरी स्टिमुली जैसे सांप या फिर आग ऐसा कुछ भी रख देंगे तो वो भागेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या? बोलेंगे मर गया आदमी? नहीं, दैट इज नॉट लिविंग बीइंग, वह भी आदमी लिविंग बीइंग है। इसका मतलब कि रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग का कैरेक्टर बोलते हैं, लेकिन सबका अपवाद है, एक्सेप्शन है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये ऐसा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसका कोई अपवाद, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन वही था कि कौन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई थ्रू फ्रेगमेंटेशन, इनमें से कौन फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करता है? फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब टुकड़ों में बट जाना, जितना टुकड़ा में बटेगा वो उतना टुकड़ा नया जीव के रूप में डेवलप कर जाएगा। तो कौन कौन फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोडक्शन करता है, कौन कौन जीव? तो एनसीईआरटी क्लियरली लिखता है फंगी, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फंगी में फ्रेगमेंटेशन होता है, फिलामेंटस एल्गे में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो जब दो ऑप्शन हो रहा है मतलब देख लीजिए प्लैनेरिया में भी होगा ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, प्लैनेरिया में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, फंगी में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, प्लैनेरिया में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, और फिलामेंटस एल्गे में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। वैसे बुक लिखा है एनसीईआरटी द फंगी, फिलामेंटस एल्गे एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर दो मिल रहा है, मतलब तीसरा क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अगर यहाँ पे रहता है ए एंड बी तो ठीक बात है, लेकिन ए और बी नहीं है, मतलब प्लैनेरिया भी होगा ही होगा, कॉमन सेंस। तो फंगी, फिलामेंटस एल्गे, प्लैनेरिया तीनों फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करता है। सो इसलिए सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फंगी, फिलामेंटस एल्गे, प्लैनेरिया तीनों फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई मतलब दो, नोमिनल मतलब नाम देना, नोमेनक्लेचर कहने का मतलब नोमेनक्लेचर कहने का मतलब नाम देने का प्रक्रिया, ऐसा नाम देने का प्रक्रिया जिसमें दो पार्ट हो। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए थे? तो लिनियस साहब दिए थे, कैरोलस लिनियस। तो बोलता है कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो साइंटिफिक नाम देते हैं उसमें दो नाम होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा ही साइंटिफिक नाम दिया जाता है, और इसमें दो पार्ट होता है। साइंटिफिक नेम में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट को बोलते हैं जेनेरिक नेम, पहला पार्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट वर्ड इन द साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स जेनेरिक पार्ट, जीनस जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करता है, एंड द सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। याद रखिएगा साइंटिफिक नाम में दो पार्ट होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करता है। साइंटिफिक नेम फॉलो द कांसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और साइंटिफिक नाम में दो पार्ट होता है। पहला वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस जेनेरिक नेम को, और दूसरा नेम रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। तो वही तो पूछ रहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में का कंपोनेंट कौन कौन होगा। तो पहला वर्ड होगा जेनेरिक नेम और दूसरा वर्ड होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लिनियस, कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम इवॉल्व किया था, विकसित किया था नोमेनक्लेचर का, उसको क्या बोलते? तो अभी अभी तो ऊपर में जवाब दिए कि कैरोलस लिनियस ने नाम देने का एक प्रक्रिया डेवलप किया था, और उस सिस्टम को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उस सिस्टम को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें दो पार्ट होता है साइंटिफिक नेम में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए है ट्राइनोमियल, तीन पार्ट, वर्नाकुलर कुछ भी हो गया। ऑप्शन नंबर डी है पॉलिनोमियल, नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। याद रखिएगा कैरोलस लिनियस हैज इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सबसे बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। हायरार्की कहने का मतलब स्टेप, रैंक। तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन हायरार्की का सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई, सबसे मूल इकाई क्या है? तो दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज रहेगा सबसे बेसिक, तो स्पीसीज है ना। अगर स्टार्ट करें ऊपर से नीचे तक सात जो पार्ट है उसमें, तो सबसे मेन है दैट इज स्पीसीज।
बेसिक यूनिट, सबसे मूलभूत इकाई, टैक्सोनॉमिक हेड दैट इज स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज, आलू का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम है, आम का साइंटिफिक नाम है। सोलैनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नाम होता है आलू का, इसलिए आज से घर में बोलेगा आज सोलैनम ट्यूबरोसम का भुजिया बनाइए, फिर तो बाद में जो कुटाई होना है तो होना ही है। क्या बोले? बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज, साइंटिफिक नाम पोटैटो का क्या होता है? सोलैनम ट्यूबरोसम। याद रखिएगा, शौक से अंडरलाइन नहीं कि डिजाइन नहीं बनाया लड़की लोग की तरह। साइंटिफिक नाम को लिखने में क्या किया जाता है? अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। साइंटिफिक नाम वाइल अगर आप लिख रहे हैं तो शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, ये रूल है। अगर टाइप कर रहे हैं तो दैट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अगला बात बोलता है सोलैनम मिलूंगा तो अलग चीज का हो गया, ब्रिंजल का हो गया, पैंथेरा लिए तो अलग हो गया लाइन का। चलिए आइए, बोलता है इंडियन बोटेनिकल कोड। अगला क्वेश्चन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है? तो हावड़ा में। याद रखिएगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन हावड़ा। अगला बात, द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू, द फेमस बोटेनिकल क्यू, क्यू में कौन बोटेनिकल गार्डन है? क्यू में कौन बोटेनिकल गार्डन है? तो दैट इज द फेमस बोटेनिकल क्यू इज लोकेटेड इन, क्यू में जो बोटेनिकल गार्डन है, द फेमस बोटेनिकल क्यू इज लोकेटेड इन कहाँ? इंग्लैंड, लखनऊ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड में है, लार्जेस्ट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन क्यू में है, दैट इज इन द इंग्लैंड। बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, उसका नाम ही है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, लार्जेस्ट है बोटेनिकल गार्डन ये इंग्लैंड वाला, क्यू वाला। पिट्यूनिया क्या है? तो पिट्यूनिया एक जीनस है, सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। सोलेनेसी फैमिली में एक जीनस है पिट्यूनिया। तो पिट्यूनिया इज अ वैरायटी, सब स्पेसीज, स्पेसीज, जेनस। क्या होगा? जीनस। पिट्यूनिया इज अ जेनस। लग जाइए, फिर जाइए नीट 2023 को टारगेट पे रख के जरूर कामयाब होइएगा। मेहनत लेकिन जरूर रंग लाएगी। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, फर्दर अगला कौन वीडियो कौन टॉपिक पे बनाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।